Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः अन्वेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी होते क्या है और ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्वालामुखी से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में जानेंगे। और कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं पहले कि ज्वालामुखी होते क्या है। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला ऐसा क्षेत्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। क्या बोल रहा है कि पिघले हुए पदार्थ जो है जब पृथ्वी के नीचे से, अर्थात पृथ्वी जो है 3 परतों में बटी हुई है, एक क्रोड है और एक मैग्मा है और एक भूपर्पट्टी है। ये 3 परतों में बटी हुई है। तो जो पिघला हुआ पदार्थ है जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं ज्वालामुखी वह विवर, यह छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। अर्थात ज्वालामुखी वह छिद्र है, अर्थात ज्वालामुखी यह छिद्र है जिससे होकर क्या क्या, लावा, जब मैग्मा, ये पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, ठीक है। तो ये मैग्मा चेंबर से निकलते हुए जब ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो यह लावा कहलाता है। राख, जब हाई प्रेशर के कारण जब पृथ्वी की क्रस्ट से जब ये छोटे छोटे टुकड़े और धूल कण के रूप में सबसे पहले निकलते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या निकलते हैं, चट्टानों के रूप में छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं, फिर धुएं निकलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, लावा निकलता है। राख निकल गए, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। अर्थात इन सभी चीजों का क्या होता है, उद्गार होता है, अर्थात बाहर निकलते हैं ये, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी, अब जानते हैं ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे हुआ, आखिर ज्वालामुखी वो होते क्यों है, ज्वालामुखी निकलते क्यों है। तो प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या वर्तमान में सबसे मान्य संकल्पना है। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ही ज्वालामुखी का जो है व्याख्या किया गया कि ज्वालामुखी जो है किस तरह से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो प्लेट विवर्तकी में प्लेटों के कारण जो है, प्लेट 3 प्रकार, प्लेट के किनारे के कारण जो है क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो इसके अनुसार 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, अर्थात जानते हैं कि महाद्वीप और महासागर 2 अलग अलग प्लेटें हैं। जब ये दोनों अलग अलग प्लेटें जब दोनों एक दूसरे से दूर जाती है तो उसके में क्या होता है कि उसमें उद्गार होता है, अर्थात उसमें दोनों क्रैकिंग होता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसमें ये मैग्मा बाहर निकलते हैं। तो लगभग 80% जो है वह विनाशात्मक प्लेटें के किनारों पर होती है। विनाशात्मक प्लेट वे प्लेटें होती है जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ये विनाशात्मक प्लेट कहलाती है, ठीक है। 15% रचनात्मक प्लेट किनारों पर, 15% रचनात्मक प्लेट क्या हुआ, जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें जब दोनों एक दूसरे की ओर सटते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होते हैं, तो रचनात्मक प्लेट के किनारे होते हैं और इससे क्या होता है, दोनों में क्रैक होता है, दोनों एक दो टूटते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं, ठीक है। तथा शेष प्लेटें के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं और शेष जो है जो बचे वह आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात भूपर्पट्टी के नीचे भी जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे कभी कभी ये नली जो है, जब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो ये कभी कभी ये नली जो है बंद हो जाती है, तो इसके साइड से भी जो है अलग दूसरी जगह से भी जो है ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो है फैकोलिथ, लेपोलिथ, वो सब चट्टानें जो थी वो ज्वालामुखी के कारण ही निर्मित चट्टानें थी। और जो ज्वालामुखी के नली में जो चट्टान का निर्माण होता तो वह किसका था,
ग्रेनाइट का, और जो बाहर निकल जाते थे वो कौन सी चट्टान कहलाती थी? बेसाल्ट चट्टान कहलाती थी। अब बात करते हैं कि जब ये ज्वालामुखी जब मैग्मा चेंबर से, ये मैग्मा चेंबर है, मैग्मा चेंबर से जब ये उच्च दाब, जब दाब अधिक होती है तो ये बाहर जब निकलती है तो एक बार निकली, फिर दूसरी बार निकलती है, तो जो ये मैग्मा जब लावा के रूप में, एक ढाल रूप में, जब शंक्वाकार रूप में जब ये एक पहाड़ का निर्माण करता है, तो फिर जब दूसरी बार फिर जब ये फिर से ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो परत बाय परत जो है ये उसी के ऊपर चढ़ बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं इसको। जैसे इंडिया में दक्कन का ट्रैप इसी ट्रैप का उदाहरण है कि ये जो है परत बाय परत जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो परतें बन जाती है, फिर उसके बाद फिर ज्वालामुखी का कभी उद्गार होगा तो वो जीव जंतु जो भी रहेंगे और पेड़ पौधे वो फिर उसका विनाश करके उसके ऊपर जो है पहाड़ के, वो ज्वालामुखी के ऊपर जो है फिर से दूसरा जो है लेयर बना देंगे। इसी तरह लेयर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैप कहते हैं। जैसे ये ट्रैप 1 हो गया, ये ट्रैप 2 हो गया, ये ट्रैप 3 हो गया, ये ट्रैप 4 हो गया। ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है, जब निकलती है, ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो उससे जो है क्या क्या चीजें निकलती है। तो सबसे पहले जब ज्वालामुखी का उद्गार होने का समय होता है, जब वो उद्गार होने के टाइम में, तो सबसे पहले जो है उनसे गैस व जलवाष्प जो है बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सबसे पहले गैस एवं जलवाष्प बाहर निकलती है। जब ज्वालामुखी जब उद्गार होने का समय आने वाला होता है तो सबसे पहले जो है क्या होता है? गैस एवं जलवाष्प जो है उस जगह से बाहर निकलते हैं और झंझावत भी आती है, पृथ्वी जो है कंपन करने लगती है। ठीक है। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 to 90%, 60 से 90% जो है जलवाष्प की मात्रा होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय जलवाष्प की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 60 to 90%। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होने से पहले सबसे पहले किन चीजों का जो है, किन पदार्थ का निष्कासन होता है? तो सबसे पहले किसका निष्कासन होता है? गैस एवं जलवाष्प का। सबसे पहले गैस एवं जलवाष्प निकलते हैं। ठीक है। एवं अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होते हैं। और इन गैसों में कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एवं क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? प्रमुख है। मतलब ज्वालामुखी जब उद्गरित होने के समय जो है, जब उद्गार होता है तो उस समय जो है गैसें जो निकलती है, CO2 निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें आदि निकलती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो कौन कौन से गैस निकलती है? तो कौन कौन से? CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब गैस और जलवाष्प के निकलने के बाद तो कौन सी चीजें निकलती है? विखंडित पदार्थ। पदार्थ का विखंडन, ये क्रस्ट है, जब ये यहाँ से अधिक दबाव पड़ेगा तो इन ये क्रस्ट की जो चट्टानें हैं ये क्या होगी? बाहर टूटती हुई बाहर निकलेगी। इसे धूल एवं राख से बनी चट्टानी टुकड़े, जिसे टफ कहते हैं। विखंडित पदार्थ में क्या निकलेंगे? धूल एवं राख निकलेंगे। तो इनके बने चट्टानी टुकड़े को हम क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन की जो है टफ क्या है? टफ क्या है? धूल या राख से बनी चट्टानी टुकड़े को हम टफ कहते हैं। ठीक है। अर्थात कड़े चीज, टफ। मटर के दाने के आकार के टुकड़े, जिसे हम लेपिली कहते हैं। लेपिली क्या है? मटर के दाने के आकार का छोटा टुकड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेपिली कहते हैं। और बड़े आकार के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? ब्रेसिया कहते हैं। यह जो है कई इंचों तक बड़ा होता है। ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो है गैस या जलवाष्प बाहर निकलते हैं,
उसके बाद विखंडित पदार्थ, ये विखंडित पदार्थ जब बाहर निकले तो ये नली क्या हो जाती है, ये खाली हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगी, इससे ये मैग्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। अर्थात ये द्रव्य पदार्थ जो है, द्रव्य मैग्मा, ये बाहर निकलेगी, अर्थात लावा के रूप में ये बाहर निकलती है। अब लावा के बारे में जानते हैं कि लावा में जो है कौन कौन से लावा निकलते हैं। एक होते हैं अम्लीय लावा होते हैं, एक होते हैं क्षारीय लावा। उन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। लावा, लावा क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ये भूगर्भ में स्थित, जो कि स्टेनोस्फीयर में, ये भूगर्भ में स्थित जो है तरल पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है। जब ये मैग्मा धरातल पर आकर के गिरता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो उसे लावा कहते हैं। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह अग्नेय चट्टान कहलाता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी बताए थे चट्टान के बारे में कि जब ये गर्म द्रवीभूत अवस्था से में जब ये लावा जो है बाहर निकलती है तो एक चट्टान का निर्माण करती है, और यह लावा वायु संपर्क में आकर, वायुमंडलीय संपर्क में आकर के ठंडा होती है और ठंडा होकर के चट्टान का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते थे, अग्नि चट्टान कहते थे। ठीक है। ये लावा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय लावा, एक होता है बेसिक लावा होता है। ठीक है। अम्लीय लावा क्या होता है, यह अत्यंत गाढ़ा, अम्लीय लावा क्या होता है, गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, और ये चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जैसे पृथ्वी के बारे में बताए थे कि भूपर्पटी सियाल, भूपर्पटी को सियाल कहते थे, मैग्मा को सीमा कहते थे, और क्रोड को नीफे। अर्थात भूपर्पटी पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक थी, फिर मैग्मा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है इस मैग्मा चैम्बर में अर्थात स्टेनोस्फीयर में अधिक है। फिर क्रोड में निकेल और फेरस, निकेल और लोहा की मात्रा। ठीक है। तो यह सिलिका की मात्रा अधिक होती है। मैग्मा जब ये अम्लीय कब कहलाएगी, जब ये मैग्मा चैम्बर से जब बाहर निकलेगी लावा, जब ये मैग्मा बाहर निकलेगी तो लावा का रूप धारण कर ली, और जब ये लावा अत्यंत गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा। ठीक है। जब अत्यधिक गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा और इसमें जो है सिलिका की मात्रा अर्थात सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी, तो यह क्या कहलाएगा, यह अम्लीय लावा कहलाएगा। ठीक है। और यह जो है धरातल से दूर न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है, और यह धरातल से दूर ये नहीं जाकर के ये इसके आसपास ही जो है गुंबद के आकार का निर्माण करते हैं। इस तरह के गुंबद का निर्माण करते हैं। और क्रेटर के आसपास, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर ये छिद्र, भूपर्पटी का वह छिद्र जिससे होकर ज्वालामुखी बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जब ये बाहर निकलती है तो ये शंकु के आकार का, शंकु के आकार का जो है ये धरातल पर बनाती है। ठीक है। जैसे स्ट्रोम्बोली इटली का एक ज्वालामुखी है, यह भी एक अम्लीय लावा के अंतर्गत आता है। पाई डी डोम जो कि फ्रांस में है, ये भी अम्लीय लावा से निर्मित जो है ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। स्ट्रोम्बोली और इटली, स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। ठीक है। जो कि कहाँ है, इटली। जो यह बेसिक लावा, यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं सिलिका युक्त लावा होता है। बेसिक लावा जो होता है वह धरातल पर जो है बहुत शीघ्रता से फैलने वाला होता है, अर्थात ये जो है गुंबद के आकार का ना बना करके ये धरातल पर एक पतली परत जैसी बनाती है। यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला, धरातल पर जो है शीघ्र फैलने वाला एवं सिलिका युक्त लावा होता है, और इसमें भी जो है सिलिका की मात्रा होती है। इससे चपटा या सिल्ड
शंकु का निर्माण होता है। इससे जो शंकु का निर्माण होता है वह चपटा, इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है, चपटा अर्थात सटा हुआ। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, बेसिक लावा का जो एग्जांपल है वह मोना लोआ शंकु, जो कहाँ है, हवाई द्वीप में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मोना लोआ ज्वालामुखी का नाम है जो कहाँ है, हवाई द्वीप में। इन सभी को जो है याद रखना है कि जो है कौन से ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है और कौन से ज्वालामुखी कहाँ है, इनको भी याद रखना है। कुछ चट्टानी पदार्थ के नाम जानते हैं कि जो उसे हम क्या कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी जब निकलती है तो सबसे पहले गैस और जलवाष्प निकलती है, उसके बाद चट्टानी टुकड़े निकलते हैं। जो सबसे पहले जो चट्टानी टुकड़े निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी जब धरातल पर आते हैं तो जो है सबसे पहले जो चट्टानी टुकड़े, ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। कुछ चट्टानी टुकड़े हैं प्यूमिस किसके नाम, प्यूमिस। इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है। ये प्यूमिस जो है एक चट्टानी टुकड़ा है, इसका जो घनत्व होता है वह जल से भी कम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, जल में तैर सकते हैं। प्यूमिस एक चट्टानी टुकड़े का नाम है जो जिसका घनत्व जो है जल से भी कम होता है और यह जल में तैर सकता है। ठीक है। अब ये जान लिए कि ज्वालामुखी उद्गार धरातल पे हुए, लेकिन अब जानते हैं कि ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ तो इससे निर्मित जो है पहाड़ जो है या फिर शंक्वाकार जो आकृति होती है, ये किस किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, इसके बारे में जानते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित शंक्वाकार आकृति के बारे में जानते हैं, ये कितनी प्रकार की आकृति हो और ये कैसी आकृति होती है। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित ज्वालामुखीय शंकु की आकृति। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो किस प्रकार की शंकु की आकृति का निर्माण करती है। तो सबसे पहला है सिंडर या राख शंकु। ये कम ऊंचाई के होते हैं, इसकी जो हाइट होती है वह कम होती है। सिंडर या राख शंकु की जो ऊंचाई होती है वह कम होती है। इनके निर्माण में ज्वालामुखी राख व विखंडित पदार्थों का योगदान रहता है। इसमें सिर्फ है वह ज्वालामुखी राख का और विखंडित पदार्थों का योगदान रहता है। सिर्फ जो इसमें ज्वालामुखी राख और विखंडित पदार्थ अर्थात चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, या टफ हो या ब्रेसिला हो या फिर पायरोक्लास्ट हो। ठीक है। तरल पदार्थ इसमें नहीं होते हैं, इसमें तरल पदार्थ नहीं होते हैं, योगदान नहीं होता है इसमें तरल पदार्थ का। इस प्रकार के शंकु का ढाल अवतल होता है। इस प्रकार के शंकु का ढाल किस प्रकार का होता है, अवतल के तरह होता है, इस तरह की आकृति का होता है। इस तरह की आकृति या अवतल तरह की इसकी आकृति होती है। ठीक है। तथा क्रेटर अधिक चौड़ा होता है। ये क्रेटर, ये वाला भाग जो है भूपर्पट्टी का बाहर वाला भाग, जो क्रेटर जो मुख कहलाता है वह क्रेटर कहलाता है। अर्थात ज्वालामुखी का जो मुख कहलाता है जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। उसकी जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हम पैराक्यूटिन पर्वत एवं जोरेल्लो पर्वत जो कहाँ है, मैक्सिको में। सिंडर या राख शंकु का उदाहरण हम पैराक्यूटिन पर्वत या जोरेल्लो पर्वत जो कि मैक्सिको में, वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। फिर कैमेगुइन पर्वत जो कहाँ है, फिलीपींस के लुजान द्वीप पर स्थित है। कौन सा, कैमेगुइन पर्वत, जो कि सिंडर या राख शंकु के उदाहरण है। एक है इजाल्को पर्वत जो कि सान सल्वाडोर में स्थित है, और बहुत सारे हैं जो कि सिंडर एवं राख शंकु के उदाहरण है। सेकेंड अब बात करते हैं ज्वालामुखी शंकु की, लावा शंकु। लावा शंकु अभी पहले बताया कि लावा शंकु जो है
वे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों जो है दोनों से निर्मित शंकु को लावा शंकु कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय लावा शंकु और एक क्षारीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु लावा की बात किए थे कि अम्लीय लावा जो है इसकी जो ये मोटी होती है और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और ये चिपचिपा होते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो क्षेत्र विस्तार की जो दूरी है यह कम होती है और इसकी हाइट जो है यह अधिक होती है। शंकु की ऊंचाई अधिक एवं क्षेत्रीय विस्तार कम होता है। इसका जो शंकु आकार आकृति अर्थात गुंबदाकार जो आकृति बनती है वह अधिक ऊंची होती है और क्षेत्र का विस्तार जो है कम होता है, ठीक है। और इसका जो उद्गार होता है यह तीव्र विस्फोट के साथ जो है इसका उद्गार होता है। जब अम्लीय लावा शंकु जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ही तीव्र से इसमें बहुत ही ध्वनि अधिक होती है, तब जो है भूपटल से या भूपरपट्टी से जो है बाहर निकलते हैं। जैसे स्ट्रोम्बोली जो कि इटली में, इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रोम्बोली। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा जो है भूमध्य सागर पर जो है भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली जो है जो कि इटली में है वहां से हमेशा जो है ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है। इसी कारण जो है उसे प्रकाश स्तंभ कहा गया है, ठीक है। क्षारीय लावा शंकु, क्षारीय लावा शंकु इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वह कम होती है। यह हल्का एवं पतला होता है। इसकी आकृति जब शंकु की आकृति बनती है तो क्षारीय लावा का जब उद्गार होता है तो इसकी आकृति क्या होती है, यह पतली होती है, ठीक है। और ये कम ऊंचाई एवं अत्यधिक क्षेत्र विस्तार वाले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि क्षारीय लावा जो है विस्तृत क्षेत्र फैलती है, ये चिपचिपे नहीं होते हैं, ये पतले रूप से ये जो है दूर तक जो है ये फैलते हैं। तो ये क्या है, कम ऊंचाई और इसकी हाइट भी जो है पतली होने के कारण इसकी हाइट कम होगी और यह दूर जाने के कारण भी इसकी हाइट कम होगी। अधिक क्षेत्र विस्तार, इसकी डिस्टेंस जो है अधिक होगी, का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी जो कहाँ है, हवाई द्वीप पर, ठीक है। क्षारीय लावा शंकु को शिल्ड शंकु भी कहा जाता है। क्षारीय लावा शंकु को क्या कहा जाता है, शिल्ड शंकु भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें मिश्रित ज्वालामुखी शंकु की। मिश्रित ज्वालामुखी शंकु होते क्या, इसमें तरल पदार्थ सिंडर या विखंडित पदार्थ, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है इसमें तो तरल पदार्थ, तरल लावा में जो है अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के लावा जो है उद्गार होते हैं, बाहर निकलते हैं। और सिंडर तथा विखंडित पदार्थ अर्थात धूल कण राख ये सब भी और छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े भी जो है बाहर निकलते हैं। और ये इन सभी से बने संयोजक से बने ज्वालामुखी शंकु को क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, ठीक है। जिससे अत्यधिक विस्तृत सुडौल व ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, तरल लावा, सिंडर या विखंडित पदार्थ जब बाहर, ये तीनों चीजों के संयोजन से जब ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है तो ये अत्यधिक विस्तृत होते हैं, ये अत्यधिक जो है बड़े होते हैं और सुडौल होते हैं। इसकी आकृति जो है अच्छी होती है एवं ऊंचे ज्वालामुखी होते हैं और इसकी ऊंचाई जो है ज्वालामुखी शंकु की ऊंचाई जो है अधिक होती है, ठीक है। जैसे मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके फ्यूजियामा जो कहाँ है, जापान में स्थित है। क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सभी जितने भी ज्वालामुखी के नाम है वो कहाँ स्थित है। मोना लोआ कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप पर। फ्यूजियामा कहाँ स्थित है, वो जापान पर। मेयान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, फिलीपींस में है। रेनियर हुड वो शास्ता ज्वालामुखी ये कहाँ है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जितने भी ज्वालामुखी के नाम हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इन सभी को अच्छी तरह से याद करना जरूरी है, ठीक है। परपोषित या आश्रित शंकु, परपोषित या आश्रित शंकु
जब ज्वालामुखी का विस्तार अधिक हो जाता है, जब ज्वालामुखी का विस्तार जो है, ज्वालामुखी हमेशा जब होते रहता है, तो इसकी मुख्य नलिका से कभी कभी विस्फोट के कारण उपनलिकाएं या शाखाएं निकल जाती है। जब ये ज्वालामुखी जब अधिक विस्तार हो जाती है तो ये मुख्य नलिकाओं से ना निकलकर कभी कभी जो है ये दूसरे साइड से अर्थात उपनलिकाएं या शाखा का निर्माण करके जो है दूसरे साइड से यह निकल जाती है। इससे ज्वालामुखी शंकु के ढलान पर अन्य ज्वालामुखी शंकु निर्मित हो जाते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी का निर्माण ये अगर बंद हो जाते हैं तो ये दूसरे साइड से ये निकल जाते हैं, ठीक है, और इस जगह जो है शंकु का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार के शंकु को, इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? परपोषित या आश्रित ज्वालामुखी कहेंगे। अर्थात नलिकाओं से ना होकर के एक दूसरी नली का निर्माण करके जो है जो शंकु का निर्माण करती है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परपोषित या आश्रित शंकु। और इसका उदाहरण हम यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट सस्तीना एकमात्र जो है ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कि परपोषित या आश्रित शंकु का उदाहरण है, वह है माउंट सस्तीना, जो कि कहाँ है? यूएसए में स्थित है। ठीक है, अब बात करें यदि ज्वालामुखी शंकु का विवर, विवर अर्थात क्रेटर, जो ज्वालामुखी का मुख ज्वालामुखी लावा से भर जाए तो इसे ज्वालामुखी प्लग या लावा डॉट कहते हैं। जब यह विवर अगर भर जाए पूरी तरह से तो इसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्लग कहते हैं या लावा डॉट कहते हैं। ठीक है, नलिका में जमा हुई लावा पट्टी को ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं और इसमें निर्मित पट्टी को, ये जो पट्टी जब निर्मित होती है नलिका में जमा हुई लावा पट्टी, इसमें जो लावा जब जम जाती है तो इसे हम ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। और इन दोनों के समेकित रूप को और इन दोनों के मिश्रित रूप को हम क्या बोलते हैं? डेट्रम कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं शिप रॉक डेट्रम, जो कि कहाँ है? न्यू मैक्सिको यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये डेट्रम का उदाहरण है शिप रॉक डेट्रम, जो कि मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में। और ज्वालामुखी ग्रीवा जो क्या है? ब्लैक हिल्स व डेविल टावर, जो कि इसी प्रांत के अंतर्गत आते हैं, न्यू मैक्सिको के अंतर्गत आते हैं। तो समझ लिए कि जो है ज्वालामुखी प्लग क्या होता है और ज्वालामुखी ग्रीवा क्या होता है। ग्रीवा समझ लिए कि नली में जो लावा पट्टी, जो जमी हुई लावा पट्टी को ही क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। और जो ज्वालामुखी शंकु के विवर, ये विवर जब ये लावा से भर जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्लग। अर्थात ये क्रेटर में लावा जो भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं क्या? ज्वालामुखी प्लग या लावा डॉट। और ये नली में जो जमा लावा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। और इन दोनों के समेकित रूप को, इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? डेट्रम बोलते हैं। क्लियर? क्रेटर यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। जैसे ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, इस जगह जो इसका मुख है ये धसा हुआ होता है, तो इस पर ये कीप के आकार की होती है। इस तरह की गर्तनुमा आकृति जो है क्रेटर कहलाती है। जब अगला उद्गार पिछले उद्गार की तुलना में कम तीव्रता का हो, इस तरह के क्रेटर को घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। जब एक बार उद्गार होने के बाद दूसरी बार जब उद्गार हो तो उसकी तीव्रता जो है धीमी पड़ जाए अर्थात कम हो जाए, तो इस प्रकार निर्मित जो क्रेटर कहलाएगी वह घोंसलादार अर्थात नेस्टेड क्रेटर कहलाएगी।
नेस्टेड क्रेटर कहलाएगी। ठीक है, क्रेटर माउंट ताल जो कि फिलीपींस में है, क्रेटर का उदाहरण है। अगर यदि इस क्रेटर में अगर जल का जमाव हो जाए, अगर ये इसमें क्रेटर में जल भर जाए तो इस प्रकार से निर्मित क्रेटर को क्रेटर झील कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के बुलगाना जिले में लोनार झील है। यह इसका क्रेटर झील का एक उदाहरण है। ठीक है, काल्डेरा, इससे बड़ा विस्तृत क्रेटर से विस्तृत रूप का यह होता है। यह क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप है। इसकी जो कीपाकार आकृति जो होती है क्रेटर काल्डेरा की, वह क्रेटर से बहुत अधिक होती है। जब क्रेटर में पुनः भयंकर विस्फोट होता है तो शंकु के विखंडित पदार्थ दूर दूर तक फैल जाते हैं तथा क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है। काल्डेरा की जो आकृति होती है वह क्रेटर की आकृति से बड़ी होती है, अर्थात इसकी जो मुख जो होता है, ज्वालामुखी जो मुख होता है उसका काल्डेरा का अधिक होता है। इससे निकलने वाले विखंडित पदार्थ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक फैल जाते हैं। इससे जो निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, चट्टानी पदार्थ, लावा, धूलकण, ये सभी जो पदार्थ जो होते हैं वह चट्टानी पदार्थ, विखंडित पदार्थ अर्थात चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, वो क्या होते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जो है यह फैल जाते हैं। ठीक है, काल्डेरा का हम उदाहरण देख सकते हैं क्राकाटोआ, जो कि इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी इंडोनेशिया, वेसुवियस कहाँ है, इटली में। ये सभी ज्वालामुखी जो है काल्डेरा के अंतर्गत, काल्डेरा शंकु के आकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। और क्रेटर झील का निर्माण जो है महाराष्ट्र के बुलगाना जिले के में हुआ है, और जिसका नाम क्या है, लोनार झील है। ठीक है, और माउंट ताल कहाँ है, फिलीपींस में। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से कलेक्ट करें और इसको अच्छी तरह से याद करें, जो कि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ज्वालामुखी उद्गार से लावा पठार व लावा मैदान निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है, लावा पठार व लावा मैदान निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया से बेसाल्टिक लावा शांत रूप से प्रवाहित होकर धरातल के ऊपर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है। इन परतों को लावा पठार या ट्रैप करते हैं। जब ये उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये विभिन्न परतों में क्या होती है, परत बाय परत जो है जमते जाती है। तो इसे हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ये फर्स्ट जो है लेयर ये बनती है, फिर सेकेंड लेयर, फिर से होने के बाद ये सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह जो है परत बाय परत जो है बेसाल्टिक लावा शांत रूप में प्रवाहित होकर धरातल के ऊपर मोटी परत के रूप में जम जाती है, मोटी परत बन जाती है। इस प्रकार के परत को जो है क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, या फिर लावा पठार बोलते हैं। आपको जो है भारत में दक्कन का ट्रैप जो है, दक्कन के पठार जो है इसका उदाहरण है। देख सकते हैं कि जो है ये परत बाय परत जो है सटी हुई है। ठीक है, स्नेक पठार, कोलंबिया स्नेक पठार, कोलंबिया जो कि कहाँ, यूएसए। पराना पठार कहाँ है, ब्राजील में। ये सभी जो है क्या है, ट्रैप के उदाहरण है, लावा पठार के क्या है, उदाहरण है ये सब। ठीक है, गीजर क्या होता है, GYSER, गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत जिससे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है। गीजर क्या होता है, गर्म जल का ऐसा स्रोत है जिससे समय समय पर जो है गर्म जल क्या होती है, गर्म जल की फुहारें जो है बाहर निकलती है। ये जो है गर्म जल के ये स्रोत नहीं है, ये भूमिगत स्रोत नहीं है, बल्कि यह ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित ये स्रोत है। ठीक है, जैसे गीजर के उदाहरण आप जो है
येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है, वहां से आप जो है ओल्ड से ओल्ड फैथफुल गीजर वो एक्सेलिसियर गीजर का उदाहरण जो है आप दे सकते हैं कि जो येलो स्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फैथफुल गीजर और एक्सेलिसियर गीजर के जो है उदाहरण है, जो कहाँ है, यूएसए में स्थित है। यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है। एक ग्रांड गीजर भी आता है जो कहाँ है, आइसलैंड में। ग्रांड गीजर आइसलैंड में, ये इंपॉर्टेंट है। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। ठीक है। और ये गीजर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन की गीजर क्या है। गीजर क्या है, एक गर्म जल की फुहारे हैं। ठीक है। धुआरे ये सब पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। गीजर क्या होता है, धुआरे क्या होता है। धुआरे क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक है। धुआरे जो है ये ज्वालामुखी की जब अंतिम क्रिया होती है तो इससे जो है सिर्फ गैस एवं जलवाष्प का निष्कासन होता है। इसमें इनसे गैस व जलवाष्प निकलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, धुआरे बोला जाता है। अर्थात जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यह ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद जो है ये इससे जो है हल्की हल्की गैस निकलती है और जलवाष्प निकलती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, इसको धुआरे बोलता है। और गंधक युक्त, अगर इसमें गंधक की मात्रा अधिक हो अर्थात सल्फर की मात्रा अधिक हो तो इस धुआरे को सोलफ तारा भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो है धुआरे के उदाहरण जो है अलास्का की पहाड़ी पर हम देख सकते हैं कि 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ स्थित है, अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा जो अलास्का की पहाड़ी पर हमेशा जो है धुएं निकलते रहते हैं और जलवाष्प जो है हमेशा निकलते रहता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, 10,000 धुआरों की घाटी। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार है। एक है सक्रिय ज्वालामुखी, एक है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक है मृत ज्वालामुखी। अब जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी होते क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस, जलवाष्प या वाष्प और विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते हैं या निकलते रहते हैं। जब जब घटना होती है हमेशा इन चीजों का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्या कहलाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। जैसा कि शब्द से सक्रिय अर्थात एक्टिव वॉल्केनो, हमेशा ये एक्टिव होते हैं। ये जब ज्वालामुखी जब निकलते हैं तो इससे लावा, गैस, विखंडित पदार्थ ये सभी जो हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, लगभग 500 है। सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग कितनी है, 500। इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं कि जो है सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, लगभग 500 है। अब जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सक्रिय ज्वालामुखी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे फर्स्ट है स्ट्रोम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा जो है यहाँ हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है, जिस कारण से इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। और यह स्थित कहाँ है, स्ट्रोम्बोली स्थित कहाँ है, लिपारी द्वीप पर है। यह लिपारी द्वीप कहाँ है, सिसिली के उत्तर में है। ठीक है। लिपारी एक द्वीप है, उसी पर जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ये क्या है, इटली में है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी जो है, एक्टिव वॉल्केनो, वो कौन है, कोटोपैक्सी, जो कहाँ है, इक्वेडोर में। ठीक है। माउंट
इरेबस अंटार्कटिका, एकमात्र अंटार्कटिका का जो अंटार्कटिका पर स्थित ज्वालामुखी है वह है माउंट एरबुस। फ्यूजियामा जो कहाँ है, जापान में। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, बैरन द्वीप भी जो है क्या है, एक्टिव वॉल्केनो के अंतर्गत आता है। ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी होते क्या है, ये वैसे ज्वालामुखी हैं जो दीर्घ काल से सक्रिय नहीं है, मतलब लंबे समय से ये सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। अर्थात जो है कह सकते हैं कि ये पहले जो है दीर्घ काल से जो है ये एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक्टिव होने की संभावना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम विसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, नारकोंडम द्वीप पर स्थित जो कि अंडमान निकोबार, इस पर जो है ऐसा अनुमान है कि जो है नारकोंडम द्वीप पर सक्रिय होने की आशंका है कि जो है नारकोंडम द्वीप पर जो है ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी होते क्या है, वैसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्षों से उद्भेदन नहीं हुआ है, अर्थात हजारों वर्षों से जो है ज्वालामुखी का उद्गार ही नहीं हुआ है, तथा भविष्य में भी इसकी संभावना नहीं है, और यह भविष्य में भी इसकी घटित होने की संभावना जो है, ज्वालामुखी उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। कौन कौन से मृत ज्वालामुखी है उसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे किलिमंजारो इम्पोर्टेंट मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, ये कहाँ है, तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में। ठीक है, चिम्बराजो, चिम्बराजो कहाँ है, इक्वेडोर में। माउंट पोपा, माउंट पोपा कहाँ है, म्यांमार में। देवबंद व को सुल्तान, ये कहाँ है, ईरान में। एकांकागुआ, एकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ है, एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सभी ज्वालामुखी, जितने भी ज्वालामुखी के नाम आप लोगों को हम लिखाए, वो सभी इम्पोर्टेंट है। आप उसको अच्छी तरह से कलेक्ट कीजिए और अच्छी तरह से उसको याद कीजिए। और कौन कौन से ज्वालामुखी, कौन मृत ज्वालामुखी है, कौन एक्टिव ज्वालामुखी है, कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, उनके बारे में भी जो है अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, विश्व की ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों एवं समुद्री द्वीप के सहारे पाए जाते हैं। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय या रिंग फायर ऑफ द पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है वहीं निकलते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वह प्रशांत महासागर के तटीय भागों में ही होता है। जैसा कि हम बताए कि जो है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों के अलग अलग प्लेट हैं, वो दोनों प्लेटें विनाशात्मक और रचनात्मक के कारण क्या होते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं, और सबसे अधिक ज्वालामुखी का निर्माण जो है ये प्रशांत महासागर में ही आता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, रिंग फायर ऑफ द ओशियन, पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। ठीक है, चिली में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, 95 है। चिली में सक्रिय ज्वालामुखी की एक्टिव वॉल्केनो की संख्या कितनी है, 95। लगभग 500 में से 95 जो है चिली में ही स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो वो कौन है, ओजस डेल सालाडो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6825 मीटर, और यह कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना और चिली सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सालाडो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सालाडो। इसकी हाइट कितनी है, 6825 मीटर, और यह स्थित कहाँ है, अर्जेंटीना व चिली सीमा पर। ठीक है, दुनिया का विनाशकारी ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी जो स्थित कहाँ है, रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर में स्थित है,
वह कौन सा है? पोपोकटेपेटल, पोपोकटेपेटल, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। ये इसकी जो ऊंचाई है वह है 5452 मीटर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।